आसान मुझे कैसे हैं सब लोग, ऑप्शन सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे, जो है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन का मतलब है कोई रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। काइनेटिक्स का मतलब होता है बच्चे, काइनेटिक्स बेसिकली होता है मोशन से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रिएक्टेंट्स मिलकर आपको कोई प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो वो कितनी स्पीड के साथ हो रहा है और उसकी किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो उसका इंसार की नवामिल पे है, वो सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो वो कहता है रिएक्शन काइनेटिक्स। वही मैंने आपको एक बात बता दी, काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ मतलब अकर कर रहा है। तो यहाँ पे इसी की तारीफ है, कहते हैं किसी रिएक्शन का रेट दरअसल मतलब किसी रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब क्या है, इसकी वो रफ्तार है जिससे वो को पजीर हो रहा होता है। मतलब किसी भी रिएक्शन के रफ्तार जो होती है वो इसका रिएक्शन काइनेटिक्स होती है। मतलब वो कितनी स्पीड से, ज़्यादा स्पीड से अकर कर रहा है या कम स्पीड से अकर कर रहा है, तो बेसिकली उसकी रफ्तार बता रहा होता है, ठीक है। तो आपने इस पूरे में सिर्फ ये वाली लाइन करनी है। आगे वो सिर्फ और सिर्फ ना आपको बता रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कहते हैं केमिकल रिएक्शन सिर्फ उस सूरत में ही मुफीद होते हैं अगर वो मुनासिब रफ्तार से चलें। कहते हैं कुछ सम टाइम ना कुछ रिएक्शन बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे होते हैं, मतलब वो इस तरह से मुनासिब नहीं होते, इस तरह से मुफीद नहीं होता, उनका फायदा नहीं होता। या कुछ रिएक्शन होते हैं बड़ी तेजी से चल जाते, मतलब अकर कर रहे होते हैं, बड़ी तेजी से हो रहे होते हैं, तो उसका भी इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। तो आपने रिएक्शन एटलीस्ट उनकी एक मुनासिब रफ्तार होनी चाहिए। तो वो हम लोग आगे पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस चीज़ों के साथ हम लोग किस अवामिल के साथ चेंज करके उनको तब्दील करके हम रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। इस बाब में हम केमिकल रिएक्शन जिस रफ्तार से वकूफ़ पज़ीर होते हैं उसका मुताला करेंगे। वही मैं बता रही हूँ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कितनी स्पीड के साथ, कितनी रफ्तार के साथ कोई सा भी जो रिएक्शन है वो हमारे पास होता है, या फिर किस किस अवामिल या किस किस अनासर के ऊपर जो रिएक्शन का रेट है या रिएक्शन की रफ्तार है उसका इन्हिसार होता है। मतलब किन अवामिल को हम तब्दील करके रिएक्शन की रफ्तार को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो सारे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन बातों के मुताले से हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूलर सतह पर रिएक्शन कैसे वकूफ़, मतलब हम छोटे लेवल पे मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जाकर देखेंगे रिएक्शन किस तरह से वकूफ़ पज़ीर होता है। इस सारे में सिर्फ और सिर्फ यही बात हो रही है कि हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसकी स्पीड, उसकी रफ्तार कितनी होती है, हम उसकी रफ्तार को बढ़ा कैसे सकते हैं, मॉलिक्यूलर सतह पर हम रिएक्शन कैसे होते हैं, वो सारा कुछ इसमें देखेंगे। तो ये आपने सारा याद नहीं करना, आपने सिर्फ पहली लाइन करनी है कि रिएक्शन रेट या रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब क्या है, कि किसी भी रिएक्शन की रफ्तार के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। मेन हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है 17.1 से। कहते हैं रिएक्शन के रेट के बारे में कुलियन थ्योरी। कुलियन का मतलब होता है बच्चे टकराना, मतलब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे और वहां पे हमारे पास कोई रिएक्शन होगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा। अब उसकी स्पीड को, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्पीड को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं या उसके रफ्तार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका इंसार किन अवामिल पे होता है, वो सारा इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं केमिकल रिएक्शन सिर्फ उस वक्त वकूफ़ पज़ीर होता है जब इसमें हिस्सा लेने वाले, चाहे एटम्स हैं, चाहे मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं, आपस में टकराते हैं। कहते हैं रिएक्शन कब होता है, जब हमारे पास कोई भी, मतलब अगर रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स चाहे वो एटम्स हैं चाहे वो मॉलिक्यूल्स हैं, जब आपस में टकराएंगे तब रिएक्शन होगा। इस बात का मुशाहिदा किया गया कि ज़रात के दरमियान जो कुलियन होती है इसमें बहुत ही कम कुलियन प्रोडक्ट्स बनने के मौजब बनते हैं। कहते हैं समटाइम जब ज़रात आपस में टकराते हैं, कभी कभी तो वो आपस में जब टकराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन जब कभी वो टकराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं भी बनता। तो कहते हैं इन कुलियन की अक्सरियत से कोई नतीजा बरामद नहीं होता सिवाय इसके ज़रात आपस में टकराने के बाद वापस अपनी असली हालत में लौट जाते हैं। कहते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि जो ज़रात होते हैं वो आपस में टकराएं तो हमें कोई प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कुलियंस भी होती हैं कि जिनके नतीजे में जब हमारे पास ज़रात आपस में टकराते हैं तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, मॉलिक्यूल्स उसी तरह जिस तरह से टकराते हैं उसी तरह से वापस हो जाते हैं। कहते हैं जिस कुलियन से रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है, मतलब जिस कुलियन टकराने के बाद हमारे पास कोई नई चीज़ बन रही होती है, कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, उस कुलियन को नाम देते हैं इफेक्टिव कुलियन। इफेक्टिव कुलियन की यहाँ से तारीफ पूछी जा सकती है। इफेक्टिव कुलियन किसे कहते हैं, ऐसी कुलियन जिसके आखिर में हमें कोई ना कोई नई चीज़ मिल रही होती है, कोई प्रोडक्ट मिल रहा होता है, कोई रिएक्शन हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ना ये देखिए, ये हमारे पास इफेक्टिव क्लियन है और इनइफेक्टिव क्लियन है। इफेक्टिव क्लियन क्या होती है, मिसाल के तौर पर ये एक तरह के मेरे पास ज़रात है रेक्टेंट्स हैं, ये दूसरी तरह के ज़रात है रेक्टेंट्स हैं। जब ये आपस में दोनों टकराएंगे तो ये अपने बॉन्ड आपस के तोड़ के ना एक नई चीज़ बना देंगे, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, ए बी के साथ और ए बी के साथ। इस तरह की क्लियन को हम कहते हैं इफेक्टिव क्लियन के, जिसमें हमें कोई चीज़ मिल रही होती है, कोई रिएक्शन होकर हमारे पास कोई नई चीज़ आ रही होती है। मतलब शुरू में इस तरह से रिएक्टेंट से एक तरह के मॉलिक्यूल ये थे, एक तरह के मॉलिक्यूल ये थे। जब ये टकराए, ज़रात आपस में टकराए तो हमारे पास टकराने के बाद एक नई चीज़ मिलती है, उन्होंने अपने बॉन्ड आपस में तोड़ लिए और नई चीज़ बन गई।
इनफेक्टिव बहुत सारी क्लियर्स ऐसी होती हैं कि जिसमें इस तरह से जैसे ये वाले ज़रात हैं, ये भी ज़रात है, जब आपस में टकराते हैं तो कोई नई चीज़ नहीं बनती, टकराने के बाद उसी तरह से वापस अपनी दूर दूर चले जाते हैं। तो ये हमारे पास कहते हैं ऐसी बहुत सारी क्लियर्स होती हैं जिनके नतीजे में कोई नतीजा हमारे पास आखिर में कोई नतीजा बरामद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ होता है क्या, ज़रात आपस में टकरा के अपनी असली हालत की तरफ लौट जाते हैं। मतलब ये जैसे ये दोनों आपस में टकराए थे, टकराएंगे तो बाद में उसी हालत में वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत सारी क्लियर्स इस तरह से होती हैं कि ज़रात आपस में टकराते, कोई चीज़ नई नहीं बनती, वो टकराने के बाद वापस आपस में उसी तरह से लौट जाते हैं। बहुत कुछ क्लियर्स ऐसी होती हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कोई नई चीज़ हमें बना के दे रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट मिल रहा होता है। इस तरह की क्लियर को हम नाम देते हैं इफेक्टिव क्लियर। तो ये देखिए इफेक्टिव क्लियर की यहाँ पे तारीफ लिखी हुई है। ठीक है, कहते हैं किसी रिएक्शन के रेट का इंसार इफेक्टिव क्लियर की तादाद पे होता है, मतलब कितना हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, कितना रिएक्शन जो है वो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसकी रफ्तार कितनी होगी, ये इसका इंसार होगा कि इफेक्टिव क्लियर कितनी है, मतलब कितना प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है। कहते हैं इफेक्टिव क्लियर का इंसार जो है ना ये कुछ चीज़ों के ऊपर होता है। सबसे पहले है यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स की तादाद। कहीं पे जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे ना बच्चे, क्लियर उतनी ज़्यादा होंगे। अगर क्लियर ज़्यादा होंगे तो उसमें से इफेक्टिव क्लियर भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे लाइक हमारे पास ना ये कह लें, ये देखें, ये एक तरह के ज़रात जो है रेक्टेंड मेरे पास ब्लू कलर में है, और दूसरी तरह के जो ज़रात है ना ये मेरे पास हल्का जो ब्लू कलर है वो ये वाला। ठीक है, अब ये रेक्टेंड्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंड्स है। जब ये आपस में टकराएंगे, बार बार टकराएंगे, ये टकराएंगे तो मे भी प्रोडक्ट ना बने, दोबारा इसके साथ टकराएगा तो मे भी प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, तो कभी कहते हैं अगर ज़्यादा होंगी हमारे पास यहाँ पे ज़रात हैं, जब वो टकराते हैं तो वो प्रोडक्ट बनेगा, वहाँ पे हमारे पास रिएक्शन ग्रुप जीरो का। यहाँ पे कम ज़रात हैं तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे उनके टकराने के चांसेस कम है, जब टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर मैं तादाद बढ़ा दूँ, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स कर दूँ, बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट्स कर दूँ, तो क्या होगा बच्चे, उनकी टकराने की तादाद ज़्यादा नहीं हो जाएगी, ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे। तो जितनी ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे उतनी दफ़ा क्या होगा कि हमारे पास चांसेस हो सकते हैं कि उनकी क्लियर क्या हो, इफेक्टिव हो, मतलब वो टकराएं और आपको क्या देते हैं, वो प्रोडक्ट दे दें। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि अगर हम लोग ज़रात की तादाद ज़्यादा कर देते हैं तो इफेक्टिव क्लियर की तादाद भी ज़्यादा होगी। मतलब जितनी ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास किसी एक क्लियर में वो आपको प्रोडक्ट बना के दे दें, फिर कोलाइड करे कोई दूसरा, इसके साथ कोलाइड करे तो मे भी रिजल्ट ना आए, इसके साथ, लेकिन इसके साथ करे तो मे भी हमारे पास प्रोडक्ट बन जाए। तो क्लियर ज़्यादा होंगी तो हमारे पास इफेक्टिव क्लियर भी ज़्यादा हो सकती है। कहते हैं दूसरे अल्फाज में रिएक्टेंट्स का इर्तिकाज़ का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मतलब मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होना। ठीक है, जितने ज़्यादा करेंगे उतने ही इनमें मॉलिक्यूल्स आपस में ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको टकरा के कोई नई चीज़ बना, मतलब ये टकराएंगे आपको प्रोडक्ट दे दें। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट को येलो कलर से लिखा हुआ है। ठीक है, ये टकराएंगे, ये आपको प्रोडक्ट दे दें। मॉलिक्यूल्स कम है तो उनके टकराने के चांसेस भी कम है, तो प्रोडक्ट भी कम बनेगा, मतलब उसकी रफ्तार कम होगी। अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वो टकराएंगे, जितना ज़्यादा टकराएंगे तो हमारे पास चांसेस हैं कि वो टकरा के आपको उतना ज़्यादा प्रोडक्ट दे दें, उसकी रफ्तार बढ़ जाए। दूसरा क्या है, कहते हैं क्लियर की फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जितनी ज़्यादा दफ़ा वो टकराएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी बेसिकली होता है कि एक सेकंड में कितनी दफ़ा ज़्यादा टकरा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लियन की फ्रिक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में जितने ज़्यादा क्लियंस होंगे, जितनी ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। कहते हैं अगर एक सेकंड में क्लियंस ज़्यादा होंगी, मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, क्लियन ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे, तो इसका कभी इम्कान है कि इफेक्टिव क्लियन भी ज़्यादा होगी। बच्चे अगर ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे, मतलब वो आपस में ज़्यादा दफ़ा टकरा रहे हैं, तो मे भी कि एक दफ़ा हमारे पास प्रोडक्ट ना आए टकराने पे, दूसरी दफ़ा टकराएं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है। या फिर इसका ये भी चांसेस हो सकता है कि हमारे पास इसको ना रिलेट करवाया हुआ इसने टेम्परेचर के साथ, कि अगर हम लोग इसको टेम्परेचर के साथ, यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी कुछ स्पीड है, जब ये नॉर्मल स्पीड है कहने, अभी ये इसके साथ टकरा रहा है, कुछ टाइम बाद तो आपके पास प्रोडक्ट बन सकता है। ये इसके साथ टकरा रहा है तो मे भी कुछ प्रोडक्ट बन जाए, तो क्लियर इनकी कुछ हो रही है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मतलब ज़्यादा इसको गर्म कर देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा स्पीड होगी तो ज़्यादा स्पीड के साथ ज़्यादा जल्दी वो टकराएंगे, तो इसके साथ ज़्यादा कोलाइड करेंगे, फिर इसके साथ कोलाइड करने के बाद इसके साथ कोलाइड करेंगे। तो जितनी ज़्यादा क्लियंस होंगी उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि हमारे पास कोई प्रोडक्ट बन जाए, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा, तो बच्चे ये जल्दी इसका साथ टकराएगा। तो मे भी हमारे पास इसके साथ टकराने के बाद अगले के साथ टकराए, अगले के साथ टकराए, तो जितनी ज़्यादा क्लियंस होंगी तो हमारे पास चांसेस हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल्स की रफ्तार भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे, और ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो एक सेकंड में क्लियंस भी ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी एक क्लियन के नतीजे में आपके पास प्रोडक्ट बन जाए, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि इफेक्टिव क्लियंस की तादाद बढ़ जाए।
तीसरा क्या है, कहते हैं ज़रात की काइनेटिक एनर्जी। बच्चे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का अगर आप लोग फार्मूला भी पढ़े, काइनेटिक एनर्जी जो बेसिकली होती है ना, ये हमारे पास होता है अगर फार्मूला अगर देखा जाए, ये भी बेसिकली स्पीड से रिलेटेड ही होता है, मोशन से रिलेटेड इसको कहा जाता है कि अगर किसी की स्पीड ज़्यादा होगी, मोशन ज़्यादा होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि ज़रात की काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक तमाम, कहते हैं काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है क्या, काइनेटिक थ्योरी हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग के चैप्टर में। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें ये कहती है कि कोई सा भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो लिक्विड है, मतलब चाहे वो माया है, चाहे वो पानी है, सॉरी माया है, ठोस है या फिर गैस है, हर कोई जो है ना वो छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना हुआ है। मतलब हमारे पास ना मादे की कोई सी भी हालत है, चाहे वो ठोस है, चाहे वो माया है, चाहे वो गैस है, तो हमने ये कहा था कि छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना होता है। हर ज़रा जो होता है ना, हर एटम या मॉलिक्यूल अपनी जगह पे हरकत करते रहते हैं, चाहे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो वाइब्रेटरी मोशन है, मतलब अपनी जगह पे आगे पीछे मूव करता रहे। तो मोशन उनकी ज़रूर होती है, मतलब उनमें कोई ना कोई मूवमेंट ज़रूर हो रही होती है, कोई ना कोई हरकत ज़रूर होती है। कहते हैं अगर हमारे पास क्या होता है कि मादे में जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं वो मुसलसल हरकत में होते हैं। कहते हैं इनकी हरकत का इन्हिसार इसमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी के मिकदार पे होता है। मतलब यहाँ पे देखें कि जो गैस होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा हरकत कर रहे होते हैं। सॉलिड में वो ज़्यादा पास पास जुड़े होते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लेकिन हरकत ज़रूर करते हैं। मतलब इसका इन्हिसार किसके ऊपर होता है, काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, हरकत उतनी ज़्यादा वो करेगी। कहते हैं अगर किसी शय का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इससे मौजूद काइनेटिक एनर्जी, जो ज़रात की काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ जाती है। अगेन वही बात कि जो हमने पहले वाला पॉइंट देखा था ना, कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो हमारे पास क्या होगा, उनकी मोशन बढ़ जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी तो वो ज़्यादा दफ़ा एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब एक दूसरे के साथ ज़्यादा दफ़ा टकराएंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास कुलियन इफेक्टिव हो जाए, मतलब वो आपको कोई प्रोडक्ट बना के दे दे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से हरकत करेंगे, हरकत में तेज़ी आने की वजह से उनके कुलियन के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इफेक्टिव कुलियन। मतलब ये दोनों किसी ना किसी तरीके से ना हमारे पास किसके साथ लिंक्ड है, टेम्परेचर के साथ। इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी कुलियन ज्यादा बढ़ेंगे, इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मतलब स्पीड ही बढ़ेगी तो कुलियंस बढ़ेंगी। ठीक है। चौथा हमारे पास क्या है, कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। पहले तो देखेंगे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, फिर इसका इन्हिसार किस तरह से होता है। कहते हैं पहले तो वो बता रहा है, कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को हमारे पास उसका तारुफ दे रहा है, मतलब उसकी तारीफ बताने की कोशिश कर रहा है, पहले समझा रहा है। कहते हैं कुलियन थ्योरी के मुताबिक जो टकराने वाले ज़रात हैं इसी वक्त आपस में इफेक्टिव कुलियन का मूजब बनते हैं जब इनके पास इतनी एनर्जी मौजूद हो कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाले बॉन्ड्स को तोड़ सके। एनर्जी की ये कम से कम जो मिकदार किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने का या शुरू करने का बायस बनती है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब इसका हमारे पास है, कहते हैं जैसे ये देखिए ये एक रिएक्शन है, इफेक्टिव कुलियन है और नॉन इफेक्टिव कुलियन है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये रिएक्टेंट्स है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स है, ये एक तरह के मॉलिक्यूल्स है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, आपस में ये जब टकराएंगे, टकराने के टाइम पे बच्चे क्या होता है कि जब जैसे ही टकराएंगे, अब इन्होंने क्या करना है, अपनी बॉन्ड, अपने खुद के बॉन्ड तोड़ने हैं और नई चीज बनानी है। ये अपने बॉन्ड तोड़ेगा, ये अपने बॉन्ड तोड़ेगा और नई चीज बन जाएगी। ठीक है। कहते हैं इसके पास एटलीस्ट जब ये दोनों टकराएं, इनके पास एटलीस्ट इतनी एनर्जी मौजूद होनी चाहिए कि अपने बांध तोड़ सके और नई चीज बन सके। तो वो जो मिनिमम कम से कम एनर्जी उसको चाहिए होती है अपने बांध तोड़ने के लिए और नई चीज बनाने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल ये दो मॉलिक्यूल्स, एक तरह के रिएक्टेंट है, ये दूसरी तरह के रिएक्टेंट्स है, ये दोनों टकराए। अब इनके पास इतनी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने बॉन्ड तोड़ सकें। जब वो अपने बॉन्ड ही नहीं तोड़ सकते तो वो उसी तरह से वापस बाउंस बैक हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये इफेक्टिव कुलियन नहीं है। इस कुलियन में मेरे पास कोई नई चीज नहीं बन रही, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। रिएक्शन कब होता है, जब टकराने पे उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो अपने बॉन्ड को तोड़ सकें। तो वो कम से कम एनर्जी की मिकदार जो उसको चाहिए होती है अपने बॉन्ड तोड़ के नई चीज बनाने के लिए, नया रिएक्शन शुरू करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये इसकी तारीफ है, एनर्जी की कम से कम मिकदार जो किसी भी रिएक्शन को शुरू करने का बायस बनती है। शुरू कैसे होते हैं, बेसिकली वो एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ने के लिए। अपने बॉन्ड तोड़ेंगे रिएक्टेंट्स, अपने बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो नई चीज बनेगी। कहते हैं आमतौर पर किसी खास टेम्परेचर पर रिएक्टेंट्स के पास, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी की औसत मिकदार, मतलब हर जब भी कोई रिएक्शन होता है ना, कहीं पे भी रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स, कहीं पे मॉलिक्यूल्स मौजूद है, तो उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी जरूर होती है उनकी। कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स में बहुत कम मकदार में मॉलिक्यूल्स की एनर्जी औसत एनर्जी से ज्यादा होती है। मतलब एक स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब ये कहीं पे पीछे मॉलिक्यूल्स मौजूद है ना, तो यहाँ पे हर मॉलिक्यूल की, हर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की ना कुछ एनर्जी होती है। कहते हैं एक एवरेज एनर्जी ली जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हर इसकी भी 5 जॉल है, इसकी भी 5 जॉल है, इसकी भी, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की ना 5 जॉल एनर्जी होगी।
लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी एनर्जी उस एवरेज एनर्जी से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जैसे किसी की 7 होगी, किसी की 8 होगी, थोड़ी सी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो होगी उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो कहते हैं कुछ फ्रैक्शंस होते हैं, थोड़े से बहुत से कम मिकदार में मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है उस मिकदार से, उस एवरेज एनर्जी से ज़्यादा होती है। कहते हैं मॉलिक्यूल्स उस सूरत में रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, कहते हैं रिएक्शन कब होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स की छोटी सी तादाद की औसत एनर्जी में इतनी ज्यादती हो कि दरकार एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाए और वो रिएक्शन वकूअ पज़ीर होने का बायस बन जाए। मतलब इसमें आसान अल्फाज में अगर देखा जाए तो वो क्या कह रहा है, कहता है हमारे पास रिएक्शन होता कब है। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये रिएक्टेंट्स है मेरे पास, जब ये रिएक्टेंट्स इनकी आपस में ना, मतलब इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, जी आप ये आपस में टकराते हैं ना, तो इनकी जो टोटल एनर्जी है अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी, मतलब लेस देन का मतलब है ये लेस है, मतलब एनर्जी अगर इसकी टोटल एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी मैंने कहा था वो मिनिमम एनर्जी होती है जो उसको अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए होती है। अगर एनर्जी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो अपनी बॉन्ड तोड़ सके तो वो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कब होगा कि अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स है, इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, जब आपस में आकर टकराते हैं तो उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, मतलब इतनी एनर्जी है कि वो अपने आपस में बॉन्ड तोड़ सकें, तो फिर क्या होगा कि वो आपस में बॉन्ड तोड़ के नई चीज़ बना देंगे। सिर्फ उस केस में रिएक्शन हमारे पास होगा। तो कहते हैं उसकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन से इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए कि वो रिएक्शन को हमारे पास वकूअ पज़ीर हो सके। ठीक है, कहते हैं जब रिएक्टेंट्स के ज़रात प्लियन के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी रफ्तार ऐसा हो जाती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होकर इसमें इजाफा कर देती है। कहते हैं हमारे पास रिएक्शन बेसिकली होता किस तरह से है कि अगर ये मेरे पास देखेंगे पहले रिएक्टेंट से ये हरकत कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन, जब ये मूव करेंगे, मूव करते हुए कोलाइड करेंगे, जब मूवमेंट होती है ना किसी मॉलिक्यूल की, जब वो हरकत कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। जब ये दोनों टकराते हैं तो आपस में पास पास आ जाते हैं, इनकी जो हरकत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, तो हम कहते हैं वो किस फॉर्म में तब्दील हो जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में तब्दील हो जाती है। अगर ये ओवरऑल एनर्जी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है तो वो अपने बॉन्ड तोड़ लेगा और दोबारा से किस में चला जाएगा, प्रोडक्ट्स में चला जाएगा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से कम होगी, क्योंकि टूटने के बाद तो फिर वो एक दूसरे से दूर दूर चलेगी। अब इनकी थोड़ी बहुत एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी, और दूसरा उसने कुछ एनर्जी अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए भी तो इस्तेमाल की होगी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा से कम हो जाती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि शुरू में उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे वो टकराते हैं उनकी रफ्तार जो है वो ऐसा होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी में वो तब्दील हो जाती है। कहते हैं ये रिएक्शन भी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये देखिए हमारे पास रिएक्शन है, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ली है, एक्स एक्सिस पे हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। स्टार्टिंग में हमारे पास रिएक्टेंट से, जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया भी है कि रिएक्टेंट से ये हरकत कर रहे थे, मूव कर रहे थे, तो इनकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे जैसे वो कोलाइड करेंगे, आपस में पास आएंगे, उनकी रफ्तार आहिस्ता हो जाएगी, तो वो हमारे पास किस में तब्दील हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये देखें पहले उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, लेकिन जैसे वो आपस में पास आते हैं, टकराते हैं, तो एक पॉइंट पे जाके उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे रिएक्शन बनाया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। रिएक्शन के रास्ते और पोटेंशियल, मतलब रिएक्शन किस तरह से हो रहा होता है, किस तरह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील हो रहे हैं, उसके दरमियान और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान। कहते हैं जैसे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जब रिएक्टेंट्स के ज़रा जिनकी एनर्जी खासी ज़्यादा हो आपस में टकराते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में ज़्यादा ऐसी हालत अख्तियार कर लेते हैं। मतलब जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जब वो टकराते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं जिसको हाई एनर्जी स्टेट भी कहा जाता है, मतलब इस हालत में उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये वाली एनर्जी को वो क्या करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए। बॉन्ड तोड़ने के लिए वो दोबारा से अपने बॉन्ड तोड़ेंगे और नई चीज़ बना के दे देंगे। तो ये इसके बाद ये देखिए दोबारा से उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, वो प्रोडक्ट से बन जाते हैं। तो कहते हैं इसके बाद रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एक बार फिर कम हो जाती है। तो वही बात आसान अल्फाज में आपने याद रखनी है कि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हरकत कर रहे होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वो आपस में पास आएंगे, टकराएंगे, अब रफ्तार कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी किस में तब्दील हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर उनकी ओवरऑल एनर्जी ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब इतनी एनर्जी है कि वो अपने बॉन्ड तोड़ सके, अपने खुद के आपस के बॉन्ड तोड़ सके, तो वो आपस के बॉन्ड तोड़ लेंगे और नई चीज़ बना देंगे, तो वो हमारे पास वहाँ पे रिएक्शन होगा। ठीक है, कहते हैं ये हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये बेसिकली काफ़ी हद तक हमें समझने में फ़ायदा देती है, काफ़ी हद तक मुफीद साबित होती है कि किस तरह से जो रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, इस रास्ते को रिएक्शन का मैकेनिज्म भी कहते हैं कि मतलब पूरा रिएक्शन में होता क्या है, पहले रिएक्टेंट्स आपस में पास पास आते हैं, फिर वहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाती है, वो अपने बॉन्ड तोड़ते हैं और दोबारा से आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। कहते हैं इससे हमें रिएक्शन मैकेनिज्म का उसके पूरे रास्ते का पता चल जाता है। ठीक है,
तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका हमने ये पूरा लिखना और सामने ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, आपसे एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ पूछी जा सकती है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ है। बेहतर यही है कि आप स्टार्ट से लेके यहाँ तक लिखें, जिसमें आप पहले बताएंगे कि उसको एनर्जी चाहिए होती है अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो कम से कम एनर्जी को होगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। आगे तफसीली सवाल है, तफसीली उसका जवाब है कि किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हमारे पास कहाँ से आती है, बेसिकली वो उस चीज़ के बारे में कि स्टार्टिंग में वो हरकत में होते हैं, जब उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो टकराएंगे पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है, वो एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली आपको क्या बना के देते हैं, प्रोडक्ट बना के देते हैं, और फिर इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये इसके साथ उसको बता रहे हैं। ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपका ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन है क्लियन थ्योरी के बारे में। ठीक है, ऊपर वाले पैराग्राफ में मैंने आपसे कहा सिर्फ आप पहले वाली लाइन कर लीजिएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये देखिए 17.2 है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं रिएक्शन के रेट के बारे में क्लियन थ्योरी के अहम निकात, मतलब क्लियन थ्योरी बतानी। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, कहते हैं रिएक्शन के रेट को मुतासिर करने वाले रिएक्टर्स के इर्तिकाज, मतलब कंसंट्रेशन का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने या कम करने से क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा दर्जा हरारत का क्या फर्क पड़ेगा। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। मतलब पहले तो सिर्फ वो कुलियन थ्योरी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक इसका लॉन्ग क्वेश्चन पहला आ जाएगा, मतलब जो मैंने आपको दूसरे वाला बेसिकली बताया। उसका अगला लॉन्ग क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है कि कंसंट्रेशन का क्या मतलब इर्तिकाज का क्या असर आएगा। तो इर्तिकाज वाला हमने यहाँ पे पढ़ा था, मतलब मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाने से क्या फर्क आएगा। तो ये बेसिकली ये वाला है। ठीक है, और दूसरा वो टेम्परेचर के बारे में पूछा, बच्चे टेम्परेचर फ्रिक्वेंसी में भी था और काइनेटिक एनर्जी में था, तो दोनों लिख दें तो बेहतर है। ठीक है, वरना एक भी आप लिखेंगे तो ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आपने इर्तिकाज के बारे में बताना है कि अगर तादाद में ज़्यादा कर दूंगी तो क्लियन ज़्यादा होंगे, इफेक्टिव क्लियन भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज में तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्टिवेशन की तारीफ करें एनर्जी की, और दूसरा हमारे पास ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। तो ये आज का टॉपिक था। मजीद कुछ इसमें कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।